बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिन्होंने टेलीकॉम इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। एक ऐसा नाम जिसने मुश्किलों का डटकर सामना किया और अपनी मेहनत और लगन से एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुनील भारती मित्तल की। जियो के आने के बाद जहां बाकी कंपनीज ने घुटने टेक दिए थे, वहां अकेला एयरटेल अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के साथ खड़ा रहा। कभी साइकिल के पार्ट्स बेचने से लेकर जनरेटर सेल करने और फिर टेलीफोन असेंबल करने तक सुनील मित्तल ने अपने संघर्षों को पार कर जो मुकाम हासिल किया है वो किसी भी इंसान को मोटिवेट कर सकता है। तो चलिए आज हम जानते हैं सुनील मित्तल की वो इंस्पिरेशनल स्टोरी जो न केवल एक बिजनेस टाइकून बनने तक की है बल्कि उस जज्बे और संघर्ष की भी है। तो दोस्तों, सुनील मित्तल की कहानी स्टार्ट होती है 1957 से, जब कांग्रेस पार्टी के जाने माने नेता और सांसद सतपाल मित्तल के घर एक बेटे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है सुनील भारतीय मित्तल। अब फैमिली बैकग्राउंड को जानकर आपको लग रहा होगा कि सुनील की लाइफ कितनी आसान रही होगी ना, लेकिन रुकिए, क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ के हर स्टेज पर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा कि शायद कोई और होता तो हार मान लिया होता। असल में सुनील मित्तल ने अपने लिए एक अलग ही सपना देखा था। वो पापा की तरह एक पॉलिटिशियन नहीं बल्कि बिजनेसमैन बनना चाहते थे। इसीलिए 1976 में पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला बिजनेस शुरू कर दिया। और पता है वो भी किस चीज का बिजनेस? बहुत छोटे लेवल पर बाइसाइकिल पार्ट्स बेचने का, और इसके लिए भी उन्होंने अपने पिता से 20,000 रुपए उधार लिए थे। अब ये सुनील मित्तल का पहला बिजनेस था। ऐसे में ना तो उन्हें मार्केट की सही जानकारी थी और ना ही कंपिटिटर्स की, इसलिए शुरुआत में उन्हें काफी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बिजनेस की बारीकियों को समझना शुरू कर दिया, जिससे थोड़े ही टाइम बाद उन्हें इस इंडस्ट्री की डीप अंडरस्टैंडिंग हो गई। लेकिन अब उन्हें यह भी अंदाजा हो गया था कि इस काम में मार्जिन बहुत कम है और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी काफी लिमिटेड। ऐसे में ये बिजनेस उनके सपने को उड़ान बिल्कुल भी नहीं दे सकता था। इसीलिए उन्होंने अपने इस बिजनेस को बंद करके कई अलग अलग बिजनेसेस में हाथ पैर मारे, लेकिन किसी में भी उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिल पाई। और फिर इतने सारे फेलियर के बाद अब सुनील मित्तल निराश होने लगे थे। लेकिन तभी 1980 में एक ऐसा मौका उनके हाथ लग गया जिससे वो फिर से सक्सेस की ओर बढ़ने लगे। असल में उन्होंने जापान की कंपनी सुजुकी के साथ में पार्टनरशिप कर ली और उसके जनरेटर को इंडिया में इंपोर्ट करके बेचने लगे। अब सुनील मित्तल की इस कंपनी का शुरुआती गोल था कि इन जनरेटर को स्ट्रीट साइड वेंडर्स जैसे कि समोसे, टिक्की और सब्जी वालों के ठेले पर लगाना। लेकिन बहुत जल्दी सुनील मित्तल को यह समझ आ गया कि वो गलत जगह अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि इन जनरेटर की सबसे ज्यादा जरूरत उन छोटे ऑफिसेज और दुकानों को थी जिन्हें बार बार पावर कट की वजह से काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। सुनील मित्तल की इस नई स्ट्रैटेजी के चलते पोर्टेबल जनरेटर की डिमांड खूब बढ़ी और लोग इन्हें दुकानों और छोटे ऑफिसेज में खूब खरीदने लगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 1983 में सरकार ने इंपोर्ट पर बैन लगा दिया। सरकार का ये कदम इसलिए था ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सके और फॉरेन एक्सचेंज की बचत हो पाए। लेकिन सरकार का ये कदम सुनील के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि इस फैसले के बाद उनका सारा कारोबार एक ही झटके में बंद हो गया। अब कुछ समय तक बेरोजगार रहने के बाद सुनील मित्तल ने सोचा कि क्यों ना फॉरेन जाकर कोई दूसरा बिजनेस किया जाए। इसी इरादे के साथ वो ताइवान पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि लोग यहां पर पुश बटन वाले टेलीफोन का यूज कर रहे हैं, जबकि इंडिया में उस टाइम सिर्फ रोटरी डायफोन का ही इस्तेमाल होता था। अब यहीं से उन्हें एक नया बिजनेस आइडिया भी आया कि इस नई टेक्नोलॉजी को इंडिया से भी रूबरू कराया जाए। लेकिन चाहे आप पुश बटन हो या फिर रोटरी डायल, दोनों का काम तो कॉल ही करना था। ऐसे में पुश बटन लाने का मकसद क्या सिर्फ लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो करना था? बिल्कुल नहीं। असल में रोटरी डायल फोन्स में हर नंबर को घुमाकर डायल किया जाता था, जो कि टाइम कंज्यूमिंग तो था ही, साथ ही बार बार घुमाने की वजह से वो अक्सर खराब हो जाता था। जबकि पुश बटन वाले फोन्स का इस्तेमाल करना फास्ट और इजी था। साथ ही इसमें स्पीड डायल और रीडायल जैसे शॉर्टकट्स भी लगाए गए थे, जो कि कॉलिंग को और भी ज्यादा कन्वीनियंट बनाते थे। इसीलिए 1984 में सुनील मित्तल ने ताइवान की कंपनी किंगटेल से पुश बटन फोन्स को इंपोर्ट करके उन्हें इंडिया में असेंबल करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, जब कुछ टाइम के बाद इसकी डिमांड खूब ज्यादा बढ़ गई तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम खुद इसकी मैन्युफैक्चरिंग करें। लेकिन उन्हें पता था कि ये काम वो अकेले नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने भारतीय टेलीकॉम लिमिटेड यानी कि BTL नाम की एक कंपनी बनाई और जर्मनी की कंपनी सीमेंस के साथ टाई अप करके इंडिया में ही इलेक्ट्रॉनिक पुश बटन वाले फोन्स को मैन्युफैक्चर करने लगे। 1990 तक सुनील मित्तल ने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करते हुए फैक्स मशीन, कॉर्डलेस फोन्स और दूसरे टेलीकॉम इक्विपमेंट भी मैन्युफैक्चर करने लगे थे, जिसका ब्रांड नेम आप में से काफी सारे लोगों ने सुना ही होगा, बीटल। जी हाँ, ये वही बीटल है जिनके लैंडलाइन फोन्स 90 के दौर में खूब पॉपुलर हुआ करते थे। खैर, इसके बाद आया 1992, जो कि सुनील मित्तल के लिए एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। एक्चुअली सुनील मित्तल एक फैमिली वेकेशन पर थे, तब उन्हें पता चला कि भारत सरकार प्राइवेट प्लेयर्स को भी मोबाइल टेलीफोन बिजनेस में इन्वाइट कर रही है। ये सुनते ही सुनील मित्तल ने ठान लिया कि उन्हें ये लाइसेंस हर हाल में चाहिए। इसीलिए वो फॉरेन वेकेशन से वापस आए और मोबाइल नेटवर्क लाइसेंस के लिए अप्लाई करने की तैयारी में लग गए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक ट्विस्ट था।
असल में सरकार ने एक शर्त रख दी थी कि वो सिर्फ उन्हीं कंपनीज को ही लाइसेंस देंगी जिनके पास पहले से ही टेलीकॉम ऑपरेटर का एक्सपीरियंस मौजूद हो। अब प्रॉब्लम ये थी कि मोबाइल टेलीफोन का सेक्टर इंडिया में बिल्कुल नया था और किसी भी प्राइवेट कंपनी के पास ऐसा कोई पास्ट एक्सपीरियंस मौजूद नहीं था। इसीलिए सुनील मित्तल ने एक कमाल की स्ट्रैटेजी बनाई और फ्रांस की एक जानी मानी टेलीकॉम कंपनी विवेंडी के साथ में पार्टनरशिप कर ली। इस कोलैबोरेशन से उन्हें दो बड़े बेनिफिट्स मिले। एक तो उन्हें टेलीकॉम ऑपरेटर का रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस हासिल हुआ और दूसरा उनके पास एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल सपोर्ट सिस्टम भी आ गया। और फिर इन सभी एफर्ट्स का नतीजा ये हुआ कि सुनील मित्तल ने ये लाइसेंस हासिल कर लिया, जिसके बाद 1995 में उन्होंने भारतीय सेल्युलर लिमिटेड यानी कि BCL को एस्टैब्लिश किया और 1997 में एयरटेल के नाम से उन्होंने दिल्ली में अपनी मोबाइल सर्विस शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों, ये राह इतनी आसान नहीं थी। एयरटेल को खड़ा करने के लिए सुनील मित्तल को कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर में उनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज कम थी और एक नया नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए उन्हें बड़े पैमाने पर फंड्स की भी जरूरत थी। अब अगर आज की बात करें तो इस प्रॉब्लम का सलूशन बहुत आसान होता, या तो बैंक से लोन ले लो या फिर इन्वेस्टर से फंड जुटा लो। लेकिन उस टाइम पर मार्केट बिल्कुल नई थी, जिसकी वजह से बैंक और इन्वेस्टर्स इस कंपनी में पैसे लगाने से हिचकिचा रहे थे। लेकिन फिर भी सुनील मित्तल ने हार नहीं मानी और बार बार ट्राई करने के बाद आखिरकार उन्होंने इन्वेस्टर्स को कन्विंस कर लिया। साथ ही बैंक से भी फंडिंग जुटाने में कामयाब रहे और फिर अपने मोबाइल टावर लगाने जैसे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने एरिक्सन और नोकिया जैसी बड़ी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की। अपने बिजनेस को और तेजी से बढ़ाने के लिए सुनील मित्तल ने अधिग्रहण का रास्ता अपनाया। 1999 में जेटी होल्डिंग्स को एक्वायर कर लिया, जिससे कि आंध्र प्रदेश में वो अपनी पकड़ बना पाए। और फिर साल 2000 में उन्होंने चेन्नई बेस्ड स्काइसेल कम्युनिकेशंस को एक्वायर कर लिया, जिससे कि कंपनी अब साउथ इंडिया में भी एंटर कर चुकी थी। और दोस्तों, पता है, सुनील मित्तल का मानना है कि एक रिस्पॉन्सिबल बिजनेस लीडर को सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि समाज में पॉजिटिव बदलाव लाने का भी काम करना चाहिए। इसीलिए साल 2000 में उन्होंने भारती फाउंडेशन की स्थापना की ताकि रूरल एरिया में एजुकेशन को बढ़ावा मिल सके। हालांकि अब आगे का डगर इतना आसान नहीं था, क्योंकि मार्केट में एक और बड़ा प्लेयर एंट्री कर चुका था, भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि BSNL। सरकारी कंपनी होने के नाते BSNL के पास पूरे देश में पहले से ही एक मजबूत लैंडलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था, जिसका फायदा उन्हें मोबाइल सर्विस लॉन्च करने में मिला। और दूसरी तरफ उनके प्लान्स भी काफी अफोर्डेबल थे। यही वजह था कि चाहे बड़े शहर हो या फिर दूर दराज के छोटे गांव, हर जगह के लोगों के लिए BSNL एक स्ट्रॉन्ग चॉइस बन चुका था। और दोस्तों, सरकारी कंपनी होने की वजह से लोगों का BSNL पर एक अलग ही लेवल का भरोसा था। और दोस्तों, इन्हीं सभी रीजन से BSNL की अफोर्डेबल प्लान्स और हायर रीच की वजह से बहुत सारे लोग इनकी सर्विसेज को यूज करने लगे थे। इससे उसकी नेटवर्क कैपेसिटी पर बहुत प्रेशर आ गया, मतलब कि बीच में ही कॉल डिस्कनेक्ट होना, हर जगह नेटवर्क का ना आना और बहुत ही स्लो इंटरनेट, इस तरह की दिक्कतें BSNL में बहुत आम हो गई थीं। ऐसे में सुनील मित्तल ने बहुत जल्दी BSNL की इन कमियों का फायदा उठाना शुरू कर दिया, जैसे कि उन्होंने अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपग्रेड किया ताकि कस्टमर्स को सीमलेस कनेक्टिविटी मिल सके। इसके अलावा भारतीय एंटरप्राइजेस को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कर दिया। अब पब्लिक होने की वजह से कंपनी को काफी कैपिटल मिलने लगा, जिससे सुनील मित्तल ने अपने नेटवर्क को और भी ज्यादा एक्सपेंड किया और अपनी सर्विस क्वालिटी को भी बेहतर बनाया। एयरटेल ने कस्टमर सर्विस पर भी बहुत ध्यान दिया, जिससे लोगों का भरोसा इस कंपनी पर बढ़ता चला गया। अब जहां BSNL का नेटवर्क अक्सर साथ छोड़ देता था, वहीं एयरटेल की रिलायबिलिटी ने लोगों का दिल जीत लिया। और जब लोगों को अच्छी सर्विस मिल रही हो तो भला उसे कोई क्यों नहीं अपनाता। इसीलिए शहरों के साथ ही गांव में भी एयरटेल तेजी से पॉपुलर होने लगा। अपनी बेहतरीन मार्केट पोजीशनिंग और लॉयल कस्टमर बेस के दम पर एयरटेल ने BSNL को कड़ी टक्कर दी। लेकिन दोस्तों, सुनील मित्तल यहीं पर नहीं रुके, बल्कि इंडिया में मिली इस कामयाबी के बाद उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में भी एंटर करने का सोचा। और फिर उन्होंने 2010 में अफ्रीका की टेलीकॉम कंपनी जैन टेलीकॉम के ऑपरेशंस को $10.7 बिलियन में एक्वायर कर लिया। इस एक्विजिशन से एयरटेल अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बन गया। अफ्रीका में एक्सपेंशन करना सुनील भारती का एक बोल्ड स्टेप था, क्योंकि वहां के मार्केट डायनामिक्स और कस्टमर बिहेवियर भारत से काफी अलग थे। लेकिन नई मार्केट के चैलेंज को समझते हुए सुनील मित्तल ने वहां भी अफोर्डेबल प्लान्स लॉन्च किए ताकि लो इनकम वाले लोग भी मोबाइल सर्विसेज का यूज कर सकें। इसके बाद आया साल 2012, जो कि एक बार फिर टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आया। इस साल सुनील मित्तल ने एक विजनरी कदम उठाया और BSNL सहित सभी टेलीकॉम कंपनीज को पीछे छोड़ते हुए उन्होंने सबसे पहले 4G सर्विस को लॉन्च कर दिया। अब BSNL के पास सरकार का समर्थन और फंडिंग तो थी ही, लेकिन सब खुद ही करेंगे वाली मानसिकता के चलते वो पीछे छूट गए। असल में BSNL का मानना था कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन सरकारी रिसोर्सेज से वो खुद ही पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाएंगे। दूसरी ओर सुनील मित्तल को पता था कि तेजी से बदलती टेलीकॉम मार्केट में इंतजार करना ठीक नहीं है।
इसीलिए उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स को फॉरेन मार्केट से इंपोर्ट करके अपने 4G इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से डेवलप कर लिया। इस स्मार्ट डिसीजन की वजह से सुनील मित्तल पूरे भारत के अंदर बहुत कम समय में अपनी 4G सर्विस को पहुंचा पाए, जिसका सीधा फायदा एयरटेल के सब्सक्राइबर्स को मिला। लेकिन दोस्तों, कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आना बाकी था। मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंट्री की और आते ही तहलका मचा दिया। जियो ने ऐसी अफोर्डेबल प्लान्स लॉन्च किए जिसके बारे में पहले किसी ने सोचा भी नहीं था, जैसे कि अनलिमिटेड फ्री डेटा और कॉलिंग, वो भी 4G स्पीड पर। इन फ्री सर्विसेज के दम पर जियो ने कुछ ही दिनों में 10 करोड़ सब्सक्राइबर्स का बेस बना लिया था, जो कि टेलीकॉम हिस्ट्री में एक नया रिकॉर्ड था। इसका असर ये हुआ कि जहां पहले एयरसेल, टेलीनॉर और वोडाफोन जैसी 12 टेलीकॉम कंपनीज हुआ करती थीं, उनमें से कुछ कंपनीज या तो बिक गईं या फिर हमेशा के लिए बंद हो गईं, और एंड में सिर्फ 4 ही कंपनीज ऐसी बचीं जो कि जैसे तैसे करके सर्वाइव कर रही थीं। इन कंपनीज में एक तो था BSNL, जो कि बस नाम मात्र का रह गया था, दूसरा था वोडाफोन आइडिया, जो कि कर्जे में डूबा हुआ था, और तीसरी थी एयरटेल, जो कि इस तूफान में भी मजबूती से खड़ी रही। जियो की एंट्री से एयरटेल को भी बड़ा झटका लगा था। उनके सब्सक्राइबर्स तेजी से जियो की तरफ शिफ्ट हो रहे थे और उनका रेवेन्यू भी कम हो रहा था। लेकिन सुनील मित्तल ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक बार फिर अपनी स्ट्रैटेजी बदली और कस्टमर्स को बनाए रखने के लिए नए नए प्लान्स लॉन्च किए। साथ ही उन्होंने अपनी नेटवर्क कैपेसिटी को भी बढ़ाया और उन टेलीकॉम कंपनियों के स्पेक्ट्रम को एक्वायर करना शुरू कर दिया जो कि बंद होने के कगार पर थीं। इस स्ट्रैटेजी की वजह से बहुत ही कम समय में उन्होंने पूरे इंडिया में अपनी 4G कवरेज को और भी ज्यादा बढ़ा लिया और लगातार नेटवर्क की क्वालिटी इंप्रूव करने की भी दिशा में काम करते रहे। इसके बाद आया साल 2018, जब एयरटेल ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने अपने प्रीमियम कस्टमर्स के लिए एयरटेल थैंक्स प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसके तहत उन्हें कई तरह के एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स दिए गए, जैसे कि फ्री कंटेंट, डिस्काउंट और प्रायोरिटी सर्विस। इस प्रोग्राम का मकसद था अपने लॉयल कस्टमर्स को वैल्यू देना और उन्हें कंपनी के साथ जोड़े रखना। साथ ही उन्होंने डिजिटल स्पेस में भी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए एयरटेल एक्सट्रीम जैसे प्लेटफॉर्म लॉन्च किए, जहां कस्टमर्स को मूवीज, टीवी शोज और लाइव टीवी का एक्सेस मिला। सुनील मित्तल का विजन हमेशा से ही टेक्नोलॉजी को अपनाकर कस्टमर्स को बेहतर सर्विस देना रहा है। उन्होंने हमेशा बदलते मार्केट के साथ खुद को ढाला और नई नई चुनौतियों का सामना डटकर किया। आज एयरटेल न सिर्फ इंडिया की बल्कि दुनिया की भी एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, और इस सफलता के पीछे है सुनील मित्तल का वो जज्बा, वो संघर्ष और वो कभी हार न मानने वाली स्पिरिट जो उन्हें एक सच्चा बिजनेस लीडर बनाती है। तो दोस्तों, ये थी सुनील भारती मित्तल की इंस्पिरेशनल स्टोरी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और इसने आपको भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।